एवरीवन, अनुष्का रावत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के सिविक्स का लास्ट चैप्टर। जी हाँ, ये लास्ट चैप्टर है। तो इसका नाम है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो अभी तक हम जान चुके हैं डेमोक्रेसी क्या है, क्यों एसेंशियल है। तो एट द एंड में हम देखेंगे कि आउटकम्स क्या आते हैं डेमोक्रेसी के। तो इसमें देखिए हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल आउटकम्स को, इकोनॉमिक आउटकम्स को और सोशल आउटकम्स को। पॉलिटिकल आउटकम के अंदर हम देखते हैं अकाउंटेबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड लेजिटिमेसी ऑफ द गवर्नमेंट। इकोनॉमिक आउटकम में हम देखते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को और इनइक्वालिटी को और पॉवर्टी को। और सोशल आउटकम में हम देखते हैं डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स एंड एकोमोडेशन और सोशल डाइवर्सिटी। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास है कि डेमोक्रेसी दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जैसे कि डिक्टेटरशिप और भी जो दूसरी फॉर्म्स हैं जैसे कि मोनार्की, उनसे बेटर क्यों है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी मदद से हम आपको बताएंगे कि आखिर डेमोक्रेसी दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से अच्छी क्यों है। एक तो ये है कि डेमोक्रेसी सिटीजन्स में इक्वालिटी को प्रमोट करता है। डेमोक्रेसी में जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी उसके जो सिटीजन्स हैं वो सारे इक्वल हैं, पॉलिटिकली तो इक्वल है ही। दूसरा ये है कि इसमें हम हर एक इंडिविजुअल की, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, सबको एक डिग्निटी प्रोवाइड करते हैं। तीसरा, डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है डेमोक्रेसी में। और अगर हम कोई गलती कर देते हैं तो हमारे पास उसको सही करने का मौका भी प्रोवाइड करता है डेमोक्रेसी में। और ये पॉइंट है हमारे पास, अगर कोई कन्फ्लिक्ट हो जाए तो उन्हें रिजॉल्व करने का मेथड भी है। फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन में अगर मैं एग्जांपल लूँ तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा है कि कौन सी पावर किसकी है। जैसे हमारे पास कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें स्टेट का और सेंट्रल का दोनों का ही रोल होता है उसे कंट्रोल करने का, लेकिन अगर कन्फ्लिक्ट हो जाए तो फिर हम सेंटर के जो ऑर्डर्स हैं उन्हें मानेंगे। तो फिर ऐसे ही काफ़ी सारे मेथड प्रोवाइड किए जाते हैं डेमोक्रेसी में जिनसे हम कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो लेकिन फिर भी अगर हम बात करें डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी इज ओनली अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, केवल एक गवर्नमेंट का एक फॉर्म है। सिटीजन्स को ही काम करना होगा ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर सके। इट कैन ओनली क्रिएट कंडीशंस फॉर अचीविंग समथिंग। सिटीजन्स को ही काम करना होगा गोल्स को अचीव करने के लिए जो भी वो चाहते हैं। तो ये सब देखने के बाद अब हम देखेंगे कि आउटकम्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं पॉलिटिकल आउटकम को। तो पॉलिटिकल आउटकम्स में हम पढ़ेंगे अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लेजिटिमेसी ऑफ द गवर्नमेंट को। तो देखिए सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी की अगर हम बात करें, अकाउंटेबिलिटी मतलब होती है कि जो गवर्नमेंट है इज आंसरेबल टू द पीपल फॉर द डिसीजन इट मेक्स। अगर गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन लेती है, फिर चाहे वो अच्छा हो या गंदा हो, अगर अच्छा हो तो अच्छी बात है, ये लोगों के लिए बताएगी कि हमने ये बनाया है, हमारी वजह से हुआ है। सिमिलरली अगर गलत भी होता है तो ये आंसरेबल होगी लोगों के लिए कि हमने ये डिसीजन लिया है, हमसे गलती हुई है। और उसको फिर डेमोक्रेसी में तो मैंने बताया था कि प्रोवाइड्स रूम टू करेक्ट मिस्टेक, तो फिर उस गलती को वो सुधारेगी। सो द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज इट अडॉप्ट फॉर द सिटीजन्स and it is answerable to the people for all the decisions it makes on behalf of the citizens. So now अगर हम responsibility की बात करते हैं अब हम, तो responsibility की मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट है वो responsive है, वो respond करती है अपने citizens को, अपने लोगों को, और उनकी needs और expectations के बारे में देखती है, उन्हें सुनती है और फिर उसके बेसिस पे कोई भी डिसीजन या फिर कोई भी लॉ बनाती है। It makes decision which is acceptable to the people and are more effective, क्योंकि वो deliberation और negotiation के basis पे कोई भी decision या law बनाती है। तीसरा है legitimacy। legitimacy का मतलब होता है proper laws को follow करना। A legitimate government is that which follows proper laws, proper
प्रोसीजर्स एंड नॉर्म्स। तो लेजिटिमेसी में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि जो भी गवर्नमेंट लॉ बना रही है, जो भी डिसीजन ये ले रही है, लोगों को उसके बारे में प्रॉपर पता होना चाहिए, प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। तो इसका एक एग्जांपल है आरटीआई। आरटीआई की मदद से हम अब जान सकते हैं कि ये बिल्कुल किसी भी चीज़ के बारे में हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आरटीआई का मतलब होता है राइट टू इंफॉर्मेशन। तो अब हम चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पीपल पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। उनके पास राइट होता है कि वो अपने रूलर्स को चूज करें और उनको कंट्रोल करें। पांचवा पॉइंट है रेगुलर और फ्री और फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, ओपन पब्लिक डिबेट्स होते हैं। पॉलिटिकल आउटकम्स है ये सारे हमारे। अब हम नेगेटिव आउटकम्स को देखते हैं। नेगेटिव आउटकम में ये है कि हाँ इलेक्शंस होते हैं, लेकिन यहाँ पे फेयर चांस नहीं मिल पाता है सिटीजन्स को, या फिर जो भी इलेक्शन लड़ना चाह रहा है उसको। दूसरा है इग्नोरिंग द डिमांड्स ऑफ पीपल। काफी अच्छा डिमांड्स तो लोगों की वो सुनते हैं, लेकिन काफी टाइम तक अगर हम किसी की डिमांड नहीं सुनते हैं, तो हमने सुना है वैसे भी जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, पर काफी तो ये यही है कि काफी टाइम लेते हैं ये डिमांड को सुनने में, और ये काफी मेजर इशू है। तीसरा, क्योंकि रूलर्स बार बार चेंज होते रहते हैं, पार्टीज चेंज होती रहती है, हर एक पार्टी की आइडियोलॉजी अलग होती है, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो अराइज करती है। चौथा जो पॉइंट है वो है करप्शन। करप्शन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नेगेटिव आउटकम है पॉलिटिकल आउटकम में से, जो कि खराब करता है हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को। तो अब हम देखेंगे इकोनॉमिक आउटकम्स को। इकोनॉमिक आउटकम्स में हम देखते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट डिक्टेटरशिप के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा स्लो है, काफ़ी ज़्यादा कम है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ हम देखते हैं डेमोक्रेसीज में। रिच जो है काफ़ी ज़्यादा रिच होते जा रहे हैं, पुअर काफ़ी ज़्यादा पुअर होते जा रहे हैं। रिच जो है वो कंट्री के टोटल वेल्थ में से काफ़ी हाई उनका जो पोर्शन, यहाँ पे देखिए 50% लोगों के लिए इतनी स्लाइस, लेकिन ये जो 2% रिच लोग हैं वो वर्ल्ड का इतना बड़ा स्लाइस ले रहे हैं। तो रिच काफ़ी ज़्यादा रिच हैं और पुअर जो है वो काफ़ी ज़्यादा पुअर होते जा रहे हैं। पुअर लोग जो हैं वो इतने पुअर हो चुके हैं कि उनको जो बेसिक एमिनिटीज़ है जैसे कि फूड, हेल्थ, शेल्टर और एजुकेशन भी मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उनकी इनकम्स डिक्लाइन कर रही हैं। लेकिन भले ही अब इकोनॉमिक आउटकम्स काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, लेकिन फिर भी हम क्यों डेमोक्रेसी को प्रेफर करते हैं हम यहाँ पे देखते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो कुछ कारणों पे, कुछ फैक्टर्स हैं उन पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, आपकी कंट्री की पॉपुलेशन कैसी है, ग्लोबल सिचुएशन क्या चल रही है, जैसे वॉर चल रही हो तो उस हिसाब से चलेगा मामला। इकोनॉमिक प्रायोरिटीज क्या है आपकी कंट्री की, और दूसरी कंट्रीज के साथ में कैसे कोऑपरेशन है आपके कंट्रीज के, तो इन सब कारणों पे डिपेंड करती है हमारा इकोनॉमिक आउटकम और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो अगर आपकी कंट्री का पॉपुलेशन साइज काफ़ी ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल इंडिया का, तो फिर इकोनॉमिक आउटकम भी उस हिसाब से चेंज होगा। और बाकी सारी प्रायोरिटीज़ जो इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ ले रहे हैं उनके हिसाब से भी आपकी जो कंट्री का डेवलपमेंट है वो काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। नाउ दूसरा जो है, डेमोक्रेसीज में गवर्नमेंट जो है इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज भले ही बहुत ज़्यादा है, लेकिन उन्हें रिड्यूस करने की कोशिश करती है, अपने पॉलिटिकल रिफॉर्म्स और पॉलिसीज को लेके आता है, उनकी मदद से उन्हें रिड्यूस करने की कोशिश करती है गवर्नमेंट। तो इन्हीं कारणों की वजह से हम डेमोक्रेसी को प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि भले ही क्योंकि डेमोक्रेसी में उतने अच्छे आउटकम्स हमें यहाँ पे नहीं दिखते हैं, लेकिन
हम इन पॉइंट्स की मदद से हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी फिर भी प्रेफरेबल है रेदर देन दी अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। तो अब हम देखेंगे सोशल आउटकम्स को। सोशल आउटकम्स में यहाँ पे है डेमोक्रेसी जो है काफ़ी अच्छी साबित होती है जब हमें सोशल डिफरेंसेस को हैंडल करना होता है या डिविजन्स को या फिर कन्फ्लिक्ट्स को हैंडल आउट करना पड़ता है। डेमोक्रेसी तो जानी जाती है अपनी जो सोशल डाइवर्सिटी है उसे अकोमोडेट करने के लिए। वो एक मैकेनिज्म डेवलप कर पाती है आराम से, जिसकी वजह से हम ये जो डिफरेंसेस, सोशल डिफरेंसेस, कल्चरल डिफरेंसेस अराइज हो रहे हैं उनको नेगोशिएट कर सकें। दूसरा, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों ही साथ में काम करती है। मेजॉरिटी जब भी डिसीजन लेती है, अगर जैसे डेमोक्रेसी में अगर इलेक्शंस हुए हैं, इलेक्शन में मेजॉरिटी जीती है, लेकिन ये जो मेजॉरिटी है बिना माइनॉरिटी के काम नहीं कर सकती। अगर इन्हें कोई भी डिसीजन लेना है तो उन्हें माइनॉरिटी को भी ध्यान में रखते हुए लेना पड़ेगा कि अगर हमने ये डिसीजन ले रहे हैं तो कहीं इससे माइनॉरिटी पे कोई गलत इफेक्ट ना आ जाए। तो तीसरा पॉइंट है, हर एक सिटीजन के पास अपनी एक चॉइस होती है ऑफ बीइंग इन मेजॉरिटी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। अलग अलग पर्सन और अलग अलग ग्रुप कंबाइन होते हैं मेजॉरिटी फॉर्म करने के लिए। चौथा पॉइंट है डिग्निटी ऑफ फ्रीडम, हर एक सिटीजन की ये एश्योर करता है, डेमोक्रेसी एश्योर करती है। ये तो डेमोक्रेसी का बेस प्रिंसिपल है। ये स्ट्रेंथन करता है डिप्राइव्ड ग्रुप के क्लेम्स को, यानी कि उनको अपलिफ्ट करने में मदद करता है थ्रू लॉस और रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए। फॉर एग्जांपल वुमेन और जो डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट थी इंडिया की, वो अब इनकी मदद से क्योंकि हमने लॉज बनाए हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशन है, उनकी मदद से अगर कभी भी उनके साथ कुछ भी गलत होता है तो स्ट्रगल्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कोर्ट में अपील कर सकते हैं जब भी उनकी डिग्निटी और फ्रीडम को नुकसान पहुंचाया जाता है। तो इन ऑल हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी के क्या क्या आउटकम्स, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे देखा होगा, ये आप जानते होंगे, बहुत फेमस इंसिडेंट है रोजा पार्क का। रोजा पार्क एक ब्लैक वुमेन है और यहाँ पे ये कुछ कह रहा है, ये वाइट मैन है कि हे लेडी दैट्स माय सीट, लेकिन रोजा पार्क नहीं उठती है। तो ये यहाँ पे बताया गया है वुमेन की और ब्लैक की, जो ब्लैक पीपल जो वहाँ पे डिस्क्रिमिनेट किए जाते थे, लेकिन अब लॉस बनाए जा चुके हैं जिसकी वजह से हम जो है स्ट्रगल्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और कोर्ट में जाके शिकायत कर सकते हैं। फिर जो हाँ लोग हैं जिन्होंने गलत किया है उनको पनिशमेंट मिलता है प्रॉपरली। तो ये सारे सोशल आउटकम्स हम देखते हैं। तो ये अभी तक हमने सारे आउटकम्स जो पॉलिटिकल आउटकम्स थे, इकोनॉमिक आउटकम थे, सोशल आउटकम थे, वो पढ़ लिए हैं। तो अब देखते हैं कि ये जो डेमोक्रेसी है ओवरऑल क्या क्या आउटकम्स है। तो देखिए डेमोक्रेसी जो है हर टाइम अपने आप को इम्प्रूव करती रहती है एक मच बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाने के लिए। ये ट्रांसफॉर्म करती है लोगों को फ्रॉम द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट टू सिटीजन। ये डेवलप करती है सिटीजन्स के बीच में अवेयरनेस को कि डेमोक्रेसी में जो हम आपको कंडीशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, एक स्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें आप फ़ायदा उठाइए और मच एंड मच बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है एंड। तो देखिए ये जो चैप्टर है वो बुक में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा दिखाई देता है। एक बार में अगर आप बुक को पढ़ेंगे एनसीईआरटी को तो ये समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे जो नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा इजीली हैं, काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट नोट्स हैं, जिसकी मदद से आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अगर आपको ये शॉर्ट्स नोट चाहिए होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। So thank you for watching today's video. Till then, bye bye.